तलबा 5वीं क्लास के टेस्ट पेपर के इस्लामियात के पेपर की हम तैयारी के लिए आपको आपके टेस्ट पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 की आज तैयारी कराने के लिए ये सवाल दे रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब इस तरह बहुत साफ साफ लिखेंगे। जवाब लिखकर इस तरह लिखेंगे, शिर्क को गुनाह कबीरा अजीम कहा गया है। शिर्क को गुनाह कबीरा अजीम कहा गया है। शिर्क एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने रब यानी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें और उसको माबूद बरहक वाहिद जाने, तो हम फिर शिर्क नहीं करते, और अगर किसी को शरीक करते हैं तो उसको शिर्क कहते हैं। तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क को गुनाह कबीरा अजीम कहा गया है। इस तरह साफ साफ इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 2, हुकूकुल्लाह से क्या मुराद है? हुकूकुल्लाह यानी कि अल्लाह के हक। हुकूकुल्लाह से क्या मुराद है? जवाब इस तरह साफ साफ बहुत बड़ा बड़ा करके बहुत खूबसूरती से लिखेंगे। जवाब, हुकूकुल्लाह से मुराद वो हुकूक जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं, यानी कि वो हक जो अल्लाह के लिए खास होते हैं उनको हुकूकुल्लाह कहते हैं। एक दफा फिर पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2, हुकूकुल्लाह से क्या मुराद है? जवाब होगा, हुकूकुल्लाह से मुराद वो हुकूक जो सिर्फ अल्लाह ही के लिए मखसूस हैं। इसकी बार बार देख के प्रैक्टिस करेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। अजीज तलबा, यहाँ हम देखेंगे क्लास 5 इंग्लिश का टेस्ट पेपर जो आपको दिया गया है, उसका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। इसमें 2 सवाल आपको दिए जा रहे हैं तैयारी के लिए। इन विच बुक अल्लाह टोल्ड नेम ऑफ द अदर बुक? इन विच बुक अल्लाह टोल्ड नेम ऑफ द अदर बुक? अल्लाह की उतारी गई किस किताब में तमाम किताबों का नाम है? इन विच बुक, किस किताब में? अल्लाह टोल्ड, अल्लाह ने बताए हैं, नेम नाम, ऑफ द अदर बुक्स, दूसरी किताबों के, यानी कि अल्लाह ने दूसरी किताबों के नाम अपनी कौन सी किताब में बयान किए हैं। तो जवाब इस तरह लिखेंगे साफ साफ। आंसर, अल्लाह हैज टोल्ड नेम्स, अल्लाह ने बताए हैं नाम, ऑफ अदर बुक्स, दूसरी किताबों के, इन अवर होली कुरान, हमारी पाक कुरान पाक में। हमारी पाक कुरान पाक में अल्लाह ने दूसरी किताबों के नाम बताए हैं। एक मरतबा फिर इसकी रीडिंग करेंगे। अल्लाह हैज टोल्ड नेम्स, अल्लाह ने बताए हैं नाम, ऑफ अदर बुक्स, दूसरी किताबों के, इन आवर होली कुरान, हमारी कुरान में, हमारी कुरान मजीद में दूसरी किताबों के भी नाम बताए गए हैं। इसी तरह सवाल नंबर हमारा जो दूसरा है वो है सवाल नंबर 2, विच बुक ऑफ अल्लाह इज इन इट्स रियल शेप? विच बुक ऑफ अल्लाह इज इन इट्स रियल शेप? रियल शेप का मतलब होता है असल हालत। विच माने कौन सी, बुक माने किताब, अल्लाह ऑफ अल्लाह माने अल्लाह की, इज माने है, इन माने में, इट्स माने अपनी, और रियल शेप माने असली हालत, असली शक्ल। यानी कि इसका ऐसा हो जाएगा, अल्लाह की कौन सी किताब असल हालत में है? अल्लाह की कौन सी किताब असल हालत में या असल शक्ल में है? इसका जवाब होगा, द होली कुरान इज इन इट्स रियल शेप। पाक कुरान मजीद अपनी असल शक्ल में है। द होली कुरान इज इन इट्स रियल शेप। द होली कुरान इज इन इट्स रियल शेप। कुरान मजीद अपनी असल शक्ल में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 इंग्लिश का डिक्टेशन के वर्ड्स आपको एग्जाम की तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। ये अल्फाज यहाँ पर इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि इनका तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन आप सही अदा करें और उसको सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, और इसके मीनिंग भी जो है वो आपको बताए जाएंगे साथ साथ। फिजिकल का मतलब है जिस्मानी या मादी। फिजिकल जिस्मानी या मादी। फीचर का मतलब है खुसूसियात या खास चीजें। मीन माने मतलब, अर्थ्स माने अपस्ट्रॉफी लगी है, अर्थ्स का मतलब हो जाएगा जमीन का। सरफेस का मतलब हो जाएगा सतह। रिवर्स माने दरिया। माउंटेन्स माने पहाड़।
ओशियंस माने समंदर, और वेरीज माने बदलता रहता है, बदलता रहता है। फ्रॉम माने से, प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह। वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब है मगरिब, वेस्टर्न मगरिबी, वेस्टर्न है तो हम बोलेंगे मगरिबी। दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफा। फिजिकल जिस्मानी या मादी, फीचर्स खुसूसियात या खुसूसियात, मीन मतलब, अर्थ्स जमीन का, सरफेस सतह, रिवर्स दरिया, माउंटेन्स पहाड़, ओशियंस समंदर, वेरीज बदलता रहता है, फ्रॉम से, प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह, वेस्टर्न मगरबी। अजीज तलबा, अब हम उर्दू के टेस्ट पेपर में देखेंगे उसके सवाल नंबर 4 को, जो अल्फाज की जिद से मुताल्लिक है। इधर अल्फाज लिखे हैं और उसकी जिद किस तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे, इस तरह साफ साफ आप इसको नोट फरमा लें। लफ्ज है पहला जिंदा, उसकी जिद लिखेंगे मुर्दा। दूसरा लफ्ज है पैदाइश, उसकी जिद लिखेंगे वफात। तीसरा लफ्ज है साफ, उसकी जिद लिखेंगे गंदा। चौथा लफ्ज है हमारे लिए ठंडा, उसकी हम जिद लिखेंगे गर्म। इस तरह हमारा पांचवा जो लफ्ज है वो है दुरुस्त, उसकी हम जो जिद है वो लिखेंगे गलत। दुरुस्त की जो हम जिद है वो लिखेंगे गलत। जालिम की जिद लिखेंगे मेहरबान। ताजा की जो जिद है वो लिखेंगे बासी। शुरू की जिद लिखेंगे खत्म। नौकर की जिद लिखेंगे मालिक। खुश की जिद लिखेंगे गमजदा। खुश की जो जिद है वो लिखेंगे गमजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अब हम पांचवी जमात के उर्दू के इमले के अल्फाज की एक दफा सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसकी रीडिंग करेंगे, ताकि हम सही तरीके से साफ साफ इन अल्फाज को लिखें और अदा कर सकें। पहला लफ्ज है आबिद, आबिद। दूसरा है लाइक बच्चा, लाइक बच्चा। तीसरा है बुराई। चौथा कभी किसी, कभी किसी। पांचवा है कहना। छठा है नहीं मानता। सातवां है साफ। आठवां है इनकार। नवां होगा अब्बू अम्मी, नवां होगा अब्बू अम्मी। 10वां होगा आदत, 10वां होगा आदत। 11वां होगा परेशान, 11वां लफ्ज होगा परेशान। 12वां होगा चाहते, 12वां होगा चाहते। दोबारा पढ़ लेंगे एक दफा। आबिद, लाइक बच्चा, बुराई, कभी किसी, कहना, नहीं मानता, साफ, इनकार, अब्बू अम्मी, आदत, परेशान, चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 के टेस्ट पेपर सोशल स्टडी के सवाल नंबर 1 और 2 की हम यहाँ पे आज आपको पढ़ाएंगे और उसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसको जवाब सही लिखने के लिए सवाल इस तरह होगा, व्हाट इज अ मैप। मैप कहते हैं नक्शे को। व्हाट इज अ मैप, इज माने है होता है, व्हाट माने क्या, नक्शा क्या होता है। व्हाट इज अ मैप, नक्शा क्या होता है। एक्चुअली का माने होता है दरअसल। आ मैप माने एक नक्शा। इज अ ड्राइंग, एक तस्वीर होती है। ऑफ द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह की। और आ पार्ट, और एक हिस्से की। ऑफ इट, इसके। ऑन द पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े पर। एक्चुअली यानी कि दरअसल एक नक्शा एक खींची हुई तस्वीर होती है सतह जमीन की और या उसके किसी हिस्से की एक पेपर पर। दोबारा पढ़ेंगे। एक्चुअली अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन द पीस ऑफ पेपर। दोबारा रीडिंग करेंगे। एक्चुअली अ मैप is a drawing of the earth surface or a part of it on the piece of paper। इसी तरह इसी सोशल स्टडी के लिए आपका दूसरा सवाल जो है वो आपका टेस्ट पेपर में है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सों को। व्हाट आर द बेसिक, बेसिक माने बुनियादी, कंपोनेंट्स माने हिस्से, ऑफ अ मैप, एक नक्शे के बुनियादी हिस्से क्या होते हैं। एक नक्शे के बुनियादी हिस्से क्या होते हैं।
there are 4 components of a map. There are 4 components of a map. एक नक्शे के बुनियादी हिस्से 4 होते हैं. एक नक्शे के बुनियादी हिस्से 4 होते हैं. They are, जो ये हैं, टाइटल, उसका टाइटल, स्केल यानी कि उसकी पैमाइश, टाइटल माने उन्वान यानी कि वो उसका उन्वान होगा, स्केल का माने उसकी पैमाइश, डायरेक्शंस माने उसकी सिमत, और सिंबल माने निशान. ये 4 चीजें किसी भी नक्शे में शो की जाती हैं. टाइटल माने उसका नाम, और स्केल माने उसकी पैमाइश, डायरेक्शन माने उसकी समत, और सिंबल माने उसका निशान. इस सवाल को दोबारा पढ़ेंगे जवाब के साथ. व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. एक नक्शे की बुनियादी चीजें क्या क्या होती हैं. देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. एक नक्शे की बुनियादी चीजें 4 होती हैं. दे आर, वो ये हैं, टाइटल नाम, स्केल पैमाइश, डायरेक्शन समत, सिंबल निशान. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अजीज तालिब इल्मों, क्लास 5 साइंस के टेस्ट पेपर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज आपको तैयारी के लिए एग्जाम की दिया जा रहा है. टेस्ट पेपर में आपका पहला सवाल है, व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ज़ेरगी को कहते हैं, यानी कि पौधे में एक हिस्सा होता है जिसके जरिए ज़ेरगी होती है, यानी कि हम उसको मजीद फैलाते हैं, तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं. व्हाट इज पॉलिनेशन यानी कि ज़ेरगी क्या है या पॉलिनेशन क्या है. द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स. किसी भी पौधे के फूल के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं. तो वो पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है तो वो अमल पॉलिनेशन कहलाता है. तो इसको पढ़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यानी कि पोलन ग्रेन के ट्रांसफर का मरहला असल में पॉलिनेशन कहलाता है. पोलन ग्रेन के ट्रांसफर का मरहला असल में पॉलिनेशन कहलाता है. दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैरिड आउट पॉलिनेशन इन प्लांट्स. व्हिच ऑर्गेनिजम्स का मतलब है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का मतलब हम लेंगे जानदार. व्हिच ऑर्गेनिजम्स, कौन से जानदार, कैरिड्स आउट पॉलिनेशन. कैरीज आउट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि लाते हैं पॉलिनेशन का अमल इन प्लांट में, यानी कि पौधों में वो कौन से जानदार हैं जो पौधों में पॉलिनेशन का अमल लाते हैं. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जवाब होगा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े. बर्ड्स, परिंदे. एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानदार भी. आर दोज ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार होते हैं, विच आर कैरीज आउट द पॉलिनेशन इन प्लांट्स, जो के लाते हैं पॉलिनेशन के अमल को प्लांट्स में. दोबारा पढ़ लेंगे. इंसेक्ट्स, birds and other animals are those organisms which are carries out the pollination in plants. कीड़े मकोड़े, परिंदे और दूसरे जानवर वो जानदार होते हैं जो कि पॉलिनेशन का अमल प्लांट्स में लाने का, यानी कि पौधों में लाने का सबब बनते हैं. इसकी बार बार देखकर रीडिंग करेंगे और इसकी बाकायदा बहुत अच्छी राइटिंग में देखकर इसको लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर हो सके. शुक्रिया. अजीज तलबा, क्लास 5 के मैथ का आपके टेस्ट पेपर में दिया गया 5वां सवाल और 6ठा सवाल हम आज डिस्कस करेंगे आपको समझाने के लिए. इसको बहुत गौर से आपने समझना है. 5वें सवाल में आपके 3 सवालात हैं. सवाल नंबर 1 को पहले हम समझेंगे. सवाल नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि वो 3 इस तरफ लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे 3 सही 4/5. 3 सही 4/5. तो इसको वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, यानी कि इसको हमने जो है अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसके अंदर इसको, यानी कि 3 रकमों से हमें इसकी 2 रकमें बनानी पड़ेंगी. तो हम पहले इसको इस 5 को इस 3 के साथ ज़रब देंगे. 5 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15. 5 को 3 के साथ ज़रब देंगे हो जाएगा 5 तिया 15. तो 5 3 15, हम यहाँ 15 लिख देंगे. और उसके बाद ये ऊपर का जो 4 था
उसके साथ उसको प्लस कर लेंगे। 4 को प्लस करके 7 लिख देंगे, यानी कि 5 3 जा 15 लिखेंगे, और प्लस करके 5 ऊपर वाला उसके साथ लिख देंगे, और जो नीचे वाला 5 था उसको बिल्कुल उसी तरह जैसे था उसी तरह लिख देंगे। और उसके बाद 15 और 4 को हम प्लस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। 19 को ऊपर लिखेंगे और फिर जिस तरह 5 नीचे लिखा था उसी तरह एक लाइन डिवाइडेड की लगाकर और हम 5 लिख देंगे। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा 19/5। 19/5 विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर आपके सामने है 6 सही 1/2, यानी कि 6 सही 1/2 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो उसका भी तरीकाकार यही है कि हम पहले नीचे वाले 2 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 6 जा 12। 2 6 जा 12। पहले इसको सवाल को एक दफा यहां और उतार लिया है हमने आपकी सहूलत के लिए। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे 2 6 जा 12, और जो 1 था उसको उसके साथ फिर हमने प्लस किया। 1 को प्लस करने के बाद हम देखते हैं कि नीचे जो 2 जैसा था हमने उसको उसी तरह उतार दिया। 2 6 जा 12 उतारा, प्लस 1 करके इसको इसके साथ लिख दिया। इस तरह जो 2 था हमने वो उसको 2 इसी तरह लिखा। 12 और 1 को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे 13 हो गए, यानी कि 12 + 1 = 13। इस 13 को जो 12 और 1 को मिलाने से 13 बना या 13 बना, उसको हमने यहां लिखा, और उसके नीचे जो 2 था वो हमने इसी तरह उतार दिया। इस तरह ये सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया 13/2, यानी कि 13/2। इसी तरीके से आपका तीसरा सवाल है 8 सही 1/4। 8 सही 1/4 जो सवाल है इसको हम हल करते हैं। पहले हम सवाल को एक दफा फिर उतार लेंगे इसी तरह, और इस तरह जो आपको एरो बने हुए इसी तरह आपने बहुत खूबसूरत करके इस तरीके से इसको बिल्कुल साथ साथ लिखना है एग्जाम के अंदर। तो पहले हमने सवाल को बिल्कुल सवाल की तरह एक दफा फिर उतार लिया। फिर उसके बाद तरीकाकार यही है कि 4 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और 32 के साथ ऊपर का जो 1 था उसको हम प्लस कर देंगे। तो 32 + 1 विल बी द 33। 32 + 1 विल बी द 33। जो नीचे 4 था उसको हमने यहां भी ऐसे लिखा और इधर भी इसी तरह लिख दिया। तो 33/4 विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। ये सवाल नंबर 6 आपका जो टेस्ट पेपर दिए गए हैं उसके मुताबिक सवाल नंबर 6 है। इसके भी हमारे 3 हिस्से हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, यानी कि जिस तरह पहले हमने जवाब अभी पहले निकाला था 5वें सवाल में, उसमें 3 रकमें थी, तो हमने उसकी 2 रकमें बनाई थी। अब ये 2 रकमें हैं, हमने इसको 3 रकमें में जो है वो चेंज करना है, तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सवाल को एक दफा फिर हमने उतारा, और ये जो 9 था इसको हमने तकसीम के निशान में अंदर लिखा, और 4 हमने जो जिससे डिवाइड करना इसको बाहर रखा। फिर 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो 9 में से जब हमने 8 निकाला तो वो 1 बचा। जब ये 1 बचा तो फिर इसकी 3 रकमें हमारे पास पूरी हो गई, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। जो हमारा जवाब था वो 2 था, उसको हम साइड में लिखेंगे। जो नीचे की रकम होती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और 4 को हम जो है उसके नीचे लिख देंगे। इस तरह हमारी ये 3 रकमें मुकम्मल हो जाएंगी। अगर देखें तो हम पहले सवाल के मुताबिक जो हमने 5वां सवाल हल किया था उसके मुताबिक 4 को अगर हम 2 से ज़रब दें, 4 दूनी 8, यानी कि 4 2 जा 8, और उसको अंदर 1 प्लस करेंगे तो 9/4, ये हमारी दोबारा वही रकम बन जाती है ऊपर वाली। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर लेते हैं आसानी से। अब दूसरा सवाल हमारे सामने आप देखते हैं कि है 27/5। 27/5 को हम एक दफा और लिखते हैं, और उसके बाद हम 27 को तकसीम की निशानी के अंदर लिखते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल हमें 5 दफा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 27 है। अगर 6 दफा पढ़ा तो 30 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ सकते। 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 तक। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 करने के बाद जब 27 से हम 25 को निकालेंगे तो हमारे 2 बचेंगे, यानी कि 2 रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहां भी 3 रकमें हमारी आ जाएंगी। जो ऊपर वाली रकम है उसको हम साइड में लिखेंगे, नीचे वाली को ऊपर लिखेंगे और साइड वाली को नीचे लिखेंगे। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी
5 सही 2/5। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तीसरा सवाल जो है वो है 45/8। 45/8। इस सवाल को भी हम एक दफा इसी तरह उतार लेंगे और इस तरह एरो लगा के बहुत सफाई से इसको करेंगे। 45/8 को हल करने के लिए हम 45 को तकसीम के निशान के अंदर रखेंगे और 8 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जहां तक 45 से कम वो टेबल आए। तो हमने जब 8 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 8 5 40 होता है, क्योंकि 8 6 48, 8 6 जो है वो 48 हो जाएगा, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते। 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40 करने के बाद जब हम देखते हैं कि 45 में से 40 यानी कि 45 में से माइनस किए हमने 40 को, तो हमारे बचे 5। तो इस तरह यहाँ भी 3 रकमें बन गई। तो पहली रकम जो ऊपर जवाब में थी उसको हम साइड में लिखेंगे, नीचे वाली रकम को ऊपर लिखेंगे यहाँ, और जिस रकम से हम डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखेंगे। तो अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको ये सवालात समझ आ गए होंगे और इसकी आप बार बार इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके अच्छी इम्तिहान की तैयारी करेंगे। थैंक यू।